एवरीवन, वेलकम क्लास 12 टू टुडेज वीडियो लेक्चर क्लास। आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे टॉपिक रिक्रूटमेंट के साथ। ठीक है, वैसे तो क्लास हमने स्टाफिंग प्रोसेस में भी रिक्रूटमेंट को पढ़ा है, बट अब रिक्रूटमेंट का टॉपिक हमें फुल डिटेल में पढ़ना है विथ ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, ये आपको पता चलेगा जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को एनकरेज करना, उन्हें इनवाइट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद सिलेक्शन होगा, वो बाद का प्रोसेस है, बट हम पहले जब लोगों को एनकरेज कर रहे हैं दैट दे अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, अब तो सबको अच्छे से पता चल गया वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस जो हमने लास्ट लेक्चर में करा है। तो आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज कि हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए, मीन्स किस स्किल या किस क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉयज चाहिए, द मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल, मैनेजर की क्या कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए। वाई? क्योंकि जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को उतनी ज्यादा क्या मिलेगी? चॉइस। एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट, जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा कंपनी को चॉइस मिलेगी एंड उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कैंडिडेट मिले। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिर्फ लोगों को एनकरेज कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। जब लोग अप्लाई कर देंगे उसके बाद सिलेक्शन, वो सेकंड स्टेप, वो इसके बाद का स्टेप है, वो हमारा थर्ड स्टेप है जिसको हम बाद में करेंगे। बट अभी हम सिर्फ लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं दैट दे अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लास, रिक्रूटमेंट के टू सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एंड वी हैव टू स्टडी ईच ऑफ दिस टाइप ऑफ सोर्स इन कंप्लीट डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। Yes class, internal source of recruitment. As the name suggests, internal means within the organization. So when the organization looks to fill the vacancy from within the existing workforce, यानी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कंपनी का पार्ट हैं, जब उन्हीं लोगों में से वैकेंसी फिल करी जाएगी तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन लुक्स टू फिल द वैकेंसी फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, उन्हीं में से हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो क्लास, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर टू ही टाइप्स आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाट आर दोस टू टाइप्स? ट्रांसफर एंड प्रमोशन। वैसे तो आप लोग इन टर्म्स के साथ ऑलरेडी फैमिलियर हो गए, ऐसे कोई न्यू टर्म्स नहीं कि व्हाट इज ट्रांसफर, व्हाट इज प्रमोशन। तो क्विकली क्लास दोनों टर्म्स को इजीली समझ लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर एंड व्हाट इज प्रमोशन। Yes class, what is transfer? Shifting of employees from one job to another, one department to another, one shift to another without a substantive change in responsibilities and status of employee. Most important definition जो आपको as it is अपने एग्जाम में लिखनी है, इसका मतलब क्या है क्लास? ट्रांसफर का मतलब है आप एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, मॉर्निंग शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में चेंज कर रहे हो। आप उसे चेंज कर रहे हो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, शिफ्ट टू शिफ्ट, बट विदाउट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ सब्सटैंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस में एज सच कोई खास फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत आ सकता है, बट सब्सटैंटिव का मतलब है कि बहुत ज्यादा एज सच कोई बहुत बड़ा फर्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या उसके स्टेटस में नहीं आया है। एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली क्लियर होगा कि सपोज करो परचेज डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है। जो क्लर्क परचेज डिपार्टमेंट का था, आपने उसे शिफ्ट करके सेल्स डिपार्टमेंट का क्लर्क बना दिया, तो क्लास एज सच उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आया होगा। ऑब्वियसली जो पहले वो परचेज डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम कर रहा था, अब वो सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क का काम कर रहा है, तो थोड़े बहुत तो चेंजेस आए होंगे, बट एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया होगा और ना ही उसके स्टेटस में कोई फर्क आया। स्टेटस वहीं का वही है, वो पहले भी क्लर्क था, वो आज भी क्लर्क है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने अंडरलाइन करा है, आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है कि आप शिफ्ट तो कर रहे हो एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में,
एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, बट विदाउट अ सब्सटैंटिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ एग्जाम्पल लेकर क्लर्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट। स्कूल में देख लो ना क्लास, सपोज करो जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ उसकी 2 ब्रांचेस हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लास 12 पीजीटी कॉमर्स हूँ, अगर मुझे शिफ्ट करके दूसरी ब्रांच में कर दिया जाए पीजीटी कॉमर्स, तो उसे ट्रांसफर बोलेंगे क्योंकि मेरा स्टेटस वही है, मोर और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हल्का फुल्का चेंज आएगा क्योंकि दूसरे स्कूल की वर्किंग कंडीशन है, बट मोर और लेस मेरी जॉब वही है, स्टेटस वही है। इट्स जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो ये क्या होगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं क्लास। सबसे पहली बात, ट्रांसफर में ड्यूटी चेंज हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, वर्किंग कंडीशन चेंज हो सकती है, बट सैलरी चेंज नहीं होती क्योंकि आपकी पोस्ट वही रहती है। द पोस्ट इज सेम, क्लर्क टू क्लर्क। तो वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट आपकी स्टेटस, आपकी सैलरी में ऐसा कोई चेंज नहीं आता। इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। क्लास आप देख सकते हो आपका लेवल वही रहता है, जो लेवल था उसी लेवल पे आप इधर से इधर ट्रांसफर हो। वर्टिकल मूवमेंट नहीं, ऐसा नहीं आप नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गए। नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गए तो वो तो प्रमोशन है कि आपकी पोस्ट जो थी वो नीचे वाले लेवल की थी, अब आप ऊपर वाले लेवल पे शिफ्ट हो गए, दैट इज प्रमोशन। बट ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, सेम लेवल पे आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आ गए। क्लास ट्रांसफर हेल्प्स इन अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टाफिंग और वी कैन से शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम में रिमूव करता है। देखो कैसे, सपोज करो आपकी एक ब्रांच में ओवर स्टाफिंग है, तो आप वहां से स्टाफ को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हो, या कह लो कि आपके दूसरी ब्रांच में शॉर्टेज है, एक ब्रांच में ओवर स्टाफिंग है, तो आप यहाँ से एम्प्लॉयज को शिफ्ट करके उस ब्रांच में डाल सकते हो जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पर्सनल है। ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग। अभी ट्रेनिंग में कैसे हेल्प करता है क्लास? ट्रेनिंग में ऐसे हेल्प करता है जॉब रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक क्लर्क है, उस क्लर्क को मैं चाहती हूँ कि उसे सभी फंक्शंस की नॉलेज हो, तो उसे मैं 5 मंथ्स परचेज डिपार्टमेंट में रखा, 5 मंथ्स सेल्स डिपार्टमेंट में, 5 मंथ्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में, 5 मंथ्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो जब हमने उसको ट्रांसफर करा और अलग अलग टाइम पीरियड पर उसने अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्विस करी है, तो एज सच उसकी ना ट्रेनिंग हो गई। सो ओवरऑल सभी फंक्शंस की बेसिक क्या हो गई? नॉलेज। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ा था कि अगर जो एमडी की पोस्ट है, सपोज टॉप लेवल पोस्ट है, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, तो मैनेजिंग डायरेक्टर वो होगा जिसे सभी डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी। तो एज सच आप किसी पर्सन को 1 साल के लिए परचेज मैनेजर बनाओ, 1 साल के लिए सेल्स मैनेजर, 1 साल के लिए फाइनेंस मैनेजर, 1 साल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ऑल्दो वो किसी एक फंक्शन में स्पेशलाइज नहीं होगा, लेकिन उसे ओवरऑल सबकी नॉलेज हो जाएगी। तो ट्रांसफर करके आपने उसे हर डिपार्टमेंट की एक बेसिक नॉलेज दे दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? कि क्लास की आपने जब ट्रांसफर करा तो उसे अलग अलग डिपार्टमेंट की नॉलेज देते हुए उसकी एक ओवरऑल ट्रेनिंग हो गई फॉर दी हायर पोस्ट। अच्छा क्लास, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को एक पोस्ट से, एक जॉब से दूसरी जॉब, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो you must ensure that the person is capable of performing the job of the other department। मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये क्लर्क परचेज डिपार्टमेंट का है, तो इस क्लर्क को सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने से पहले ये इंश्योर कर लो, यू मैनेजर मस्ट बी श्योर अबाउट द फैक्ट दैट दिस क्लर्क वुड बी एबल टू परफॉर्म द जॉब ऑफ अ क्लर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब जिस चीज के लिए आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो वो काम करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। ठीक है। तो क्लास ये था हमारा ट्रांसफर का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। क्या ट्रांसफर के बारे में हमने, देखो ट्रांसफर पता सबको है कि ट्रांसफर क्या होता है, सब इस टर्म से फैमिलियर हो, बट बात वही आ जाती है घूम फिर के, वी हैव टू स्कोर मार्क्स। मार्क्स स्कोर करने के लिए जब आपको नॉलेज है, तो नॉलेज के साथ साथ आपको वो लाइंस पता होनी चाहिए जिन्हें आपने आंसर शीट में लिखना ही लिखना है, वो पॉइंट्स जिन्हें आपने मेंशन करना ही करना है, सो दैट द एग्जामिनर गिव्स यू फुल मार्क्स। तो यहाँ पे हमने वो डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड वो छोटे छोटे ट्रांसफर से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि जब आप एक्सप्लेनेशन में इनको लिखोगे तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स। नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी प्रमोशन। यस क्लास, नाउ लेट्स डिस्कस प्रमोशन। प्रमोशन का सिंपल मीनिंग है कि एक लोअर लेवल पोजीशन से आप एम्प्लॉय को हायर लेवल पोजीशन पे भेज रहे हो, और उस हायर लेवल पोजीशन में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हायर फैसिलिटीज है, हायर स्टेटस है, हायर पे है। सिंपल से अगर मैं बात करूं, स्कूल में ही अगर आप देख लो कि अगर हम वाइस प्रिंसिपल को
प्रिंसिपल की पोस्ट पे प्रमोट कर दो, उसका प्रमोशन कर दें, तो आप सोच सकते हो कि जब वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की पोस्ट मिलेगी तो ये जो पोजीशन है लोअर लेवल से हायर लेवल की, इट वुड बी विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर फैसिलिटीज, हायर स्टेटस एंड हायर पे। तो प्रमोशन का मीनिंग सिंपल है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है क्लास, तो असिस्टेंट मैनेजर को हम प्रमोट करके किस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, मैनेजर। बट एक बार ध्यान से सुनो क्लास, जब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे चला जाएगा तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली हो जाएगी, तो इससे नीचे वाला एम्प्लॉय असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएगा, फिर उस एम्प्लॉय की पोस्ट खाली हो जाएगी। तो एक चीज ध्यान से सुनना, प्रमोशन एट अ हायर लेवल may lead to a chain of promotions at the lower level। अगर एक हायर लेवल पे प्रमोशन हो रहा है तो क्लास इट में हो सकता है कि आप सभी पोस्ट इंटरनल सोर्सेज से भर रहे हो, तो हो सकता है इट में, हमेशा कंफर्म नहीं है, बट इट मे लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल। भाई असिस्टेंट मैनेजर बन गया तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई, तो अब इससे नीचे वाला बंदा जब असिस्टेंट मैनेजर बनेगा तो उसकी पोस्ट खाली हो गई, उससे नीचे वाला को प्रमोट करके आपने उस पोस्ट पे डाला। वाइस प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपल की पोस्ट पे चला गया तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हो सकता है, जो एचओडी है उसे आप क्या बना दो, वाइस प्रिंसिपल, फिर कोई टीचर है उसे आप क्या बना दो, एचओडी। तो क्लास आप देख सकते हो कि एक लेवल पे प्रमोशन हुआ है तो इट में लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशन एट दी लोअर लेवल, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन क्या है क्लास, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन कैसे क्लास, की जो एम्प्लॉय जितने अच्छे से काम करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन। तो इससे सभी एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, मोटिवेटेड। लॉयल्टी, लोग कंपनी छोड़ने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं अगर हम इसी कंपनी में दिल से काम करते रहेंगे, डिवोशन से काम करते रहेंगे, तो हमें इसी कंपनी में हायर पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हो जाती है। एंड सेटिस्फैक्शन है कि यहाँ पे अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कंपनी हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे रही है, कंपनी हमें प्रमोशन के ऑफर्स दे रही है। इज दैट क्लियर क्लास? Now class, let's discuss the merits of internal sources। Class 6 के 6 merits बहुत easy हैं। Number 1, motivates the employee, जो अभी हमने डिस्कस करा कि जब कंपनी में प्रमोशनल एवेन्यूज होते हैं, प्रमोशन के ऑफर्स होते हैं, तो सभी एम्प्लॉयज अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी तो उन्हें हायर जॉब या हायर पोस्ट पे प्रमोट किया जाएगा। तो क्लास ये जो टेक्निक है इंटरनल सोर्सेज, जब सभी एम्प्लॉयज को पता होता है कि हाँ भाई हम में से ही किसी को प्रमोट किया जाएगा हायर पोस्ट के लिए, तो सभी एम्प्लॉयज कॉन्टिन्यूस लर्निंग करते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। एंड क्लास दूसरी बात, जब एम्प्लॉयज को पता है कि हम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे हमें प्रमोशन मिलेगा, तो एम्प्लॉयज जनरली जॉब स्विच करने की नहीं सोचते, जॉब चेंज करने की नहीं सोचते, वो उसी कंपनी में पूरी लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। सिंप्लीफाई सिलेक्शन प्रोसेस। क्लास ये तो है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास जो कैंडिडेट्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आपकी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, उन्हीं में से किसी को उठा के आप ट्रांसफर या प्रमोशन करने वाले हो। तो ऐसे केस में क्लास जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप ज्यादा अच्छे से इवेलुएट कर सकते हो। सोचो, बाहर से कैंडिडेट आया, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, रिटर्न पेपर ले रहे हो, उससे बेटर जो एम्प्लॉय आपके सामने 1 साल 2 साल 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, उसको आप ज्यादा अच्छे से जानते हो, उस ज्यादा अच्छे से उसकी स्किल्स को जानते हो, उसके काम करने के तरीके को जानते हो। तो जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी में ही काम कर रहा है, आपकी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का पार्ट है, तो कैंडिडेट्स कैन बी इवैल्यूएटेड मोर एक्यूरेटली। दूसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी कैंडिडेट्स के साथ फेमिलियर है, उन्हें जानती है, उनके काम करने के तरीके को जानती है, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन को जानती है। तो ऐसे केस में सिलेक्शन प्रोसेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि आपने उन्हें अपने सामने काम करते हुए देखा है, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। प्रिपेयर्स एम्प्लॉय फॉर हायर जॉब, ये भी अभी हमने ट्रांसफर में पढ़ा था कि अगर आपको हायर पोस्ट के लिए, सपोज एक मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, तो आप एक पर्सन को 1 साल के लिए परचेज मैनेजर बनाओगे, फिर उसे ट्रांसफर करोगे सेल्स मैनेजर,
देन फाइनेंस मैनेजर, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, देन मार्केटिंग मैनेजर। तो इस तरीके से क्लास जब उसको सभी फंक्शंस की नॉलेज हो जाएगी तो आप उसे हायर जॉब के लिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपने एक एम्प्लॉय को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आपने हायर जॉब के लिए प्रिपेयर कर दिया। नो नीड फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन हमने स्टाफिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन में क्या करते हैं कि जो भी न्यू एम्प्लॉय होता है उसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज से फैमिलियर कराया जाता है। बट यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। वाई? क्योंकि एम्प्लॉयज तो ऑलरेडी कंपनी के जो तौर तरीके हैं, कंपनी की पॉलिसीज हैं, कंपनी के वर्किंग एनवायरनमेंट से ऑलरेडी फैमिलियर है। इकोनॉमिकल, चीपर। क्लास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सस्ता पड़ता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। देखो टाइम कैसे बचता है, आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, देन अभी आप पढ़ोगे सिलेक्शन प्रोसेस कितना बड़ा होता है, देन आप उनका रिटर्न पेपर लोगे, उनका इंटरव्यू लोगे, उनका मेडिकल टेस्ट कराओगे, तो मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन जब कैंडिडेट्स आपकी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स में से ही हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ना तो इतने कैंडिडेट्स आएंगे, ना आपको एक एक का इंटरव्यू लेना है, ना रिटर्न पेपर लेना है, बिकॉज आप उनको पहले से ही जानते हो, आप उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से जानते हो। मनी कैसे बचता है क्लास, अगेन वही बात है, ना तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी है, ना इतने सारे कैंडिडेट्स आएंगे उनका रिटर्न पेपर लेना है। तो एज सच जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम पड़ती है आपको एंड टाइम भी बचता है। ऑप्टिमल स्टाफिंग। क्लास अगर किसी ब्रांच में, किसी डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो रखी है तो वहां से आप स्टाफ को दूसरी ब्रांच या दूसरे डिपार्टमेंट में उनको प्लेस कर सकते हो। तो इससे आपकी कंपनी में हमेशा एक ऑप्टिमल स्टाफिंग की जो है ना सिचुएशन रहेगी। इज दैट क्लियर क्लास? यस क्लास। Now let's discuss the demerits of internal sources. Number one, lack of fresh talent. Class, very important demerit कि जब भी आप वैकेंसीज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से फुलफिल करते हो, यानी अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ में से ही आप प्रमोशन ट्रांसफर करके वैकेंसीज फिल कर रहे हो, देन देयर इज नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। न्यू ब्लड का मतलब है जो फ्रेश टैलेंट है मार्केट में, जो नई नई MBA या नई आप कह रहे हो पढ़ाई करके जो फ्रेश क्रिएटिव टैलेंट मार्केट में इस टाइम है, वो आपकी कंपनी में एंटर नहीं हो सकता। दूसरी बात, इट में लीड टू इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है क्लास की, उन्हीं पुराने एम्प्लॉयज में से आप वैकेंसी फिल करते जा रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हें नए मार्केट के तौर तरीके नहीं पता है, तो दे विल कंटिन्यू टू वर्क इन द सेम हैबिचुअल वे। जो उनके पुराने तौर तरीके हैं काम करने के, वो उसी तरीके से काम करेंगे, चाहे आप उनका कितना ट्रांसफर कर दो, चाहे आप उनका कितना प्रमोशन कर दो। जो उनका एक एग्जिस्टिंग हैबिचुअल वे है, जो उनका एक नॉर्मल वे है काम करने का, वो उसी तरीके से काम करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या सबसे पहला क्या, लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट। यानी अगर आप कॉन्टिन्यूसली इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे रिलाई करते हो तो एक तो फ्रेश टैलेंट आपकी कंपनी में नहीं आएगा, दूसरी बात इट में लीड टू इनब्रीडिंग। ये टर्म्स NCERT की हैं क्लास, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दीज टर्म्स। इनब्रीडिंग मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, चाहे आप उनका प्रमोशन करो, चाहे आप उनका ट्रांसफर करो, दे विल कंटिन्यू टू बिहेव इन द सेम ओल्ड वेज। मेक्स एम्प्लॉय लेथार्जिक। क्लास कई कंपनीज में टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, यानी 20 ईयर्स बाद आपका प्रमोशन हो ही जाएगा, 15 ईयर्स बाद आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। तो ऐसे केस में वो एम्प्लॉयज लेथार्जिक, आलसी हो जाते हैं कि यार ठीक है नॉर्मल काम करो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते, पता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद प्रमोशन मिलना ही मिलना है। नॉट सुटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। क्लास ऑब्वियस बात है, बिल्कुल न्यू कंपनी है, वो कहाँ से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेगी, उसे तो बाहर से ही अपने लिए कैंडिडेट से अपने एम्प्लॉयज को फिल करना पड़ेगा। जो एक एंटायरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकती, इट हैड टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दूसरी बात क्लास, इवन ओल्ड कंपनी भी है, ओल्ड कंपनी भी है, पुरानी कंपनी भी है, तब भी वो अपनी सारी पोस्ट इंटरनल सोर्स से फिल नहीं कर सकती। खुद सोचो क्लास, प्रिंसिपल की पोस्ट पे चलो वाइस प्रिंसिपल को कर दिया, HOD को वाइस प्रिंसिपल की फॉर्म पे कर दिया, किसी टीचर को HOD बना दिया, तो क्या स्टूडेंट को थोड़ा टीचर बना दोगे यार? वो जो टीचर की पोस्ट खाली होगी वहां तो आपको एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। जो एक, चाहे मैं कह रही हूँ लास्ट वाली पोस्ट जो खाली बची, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको एक बाहर से टीचर को हायर करना पड़ेगा। सारी पोस्ट आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से फुलफिल नहीं हो सकती।
लैक ऑफ कंपटीशन। क्लास जब पता चल जाता है ना कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कंपटीशन नहीं है, जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को पता चल गया यार बाहर के किसी फ्रेश टैलेंट से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्लास वो बहुत ज्यादा लर्निंग में या अपने आप को इम्प्रूव करने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्क नहीं करते, बिकॉज देन अरे हम लोग ही तो हैं, पुराने चले आ रहे, पुराने तौर तरीके चल रहे हैं। वो अपने आप को डायनामिज्म यानी अपने आप को बदलने, चेंज को अडेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा कॉम्पिटिशन के लिए। लो प्रोडक्टिविटी। क्लास जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्दो हम मानते हैं कि ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर से आप भाई एम्प्लॉय को शिफ्ट कर करके आप उसे हायर पोजीशन के लिए रेडी करते हो, बट उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हो तो वो किसी एक पर्टिकुलर काम में, किसी भी एक चीज में वो क्या होता है, स्पेशलाइज नहीं हो पाता, एक्सपर्ट नहीं हो पाता, एक्सपर्टीज नहीं आ पाती किसी एक पर्टिकुलर चीज में, एंड उसकी प्रोडक्टिविटी जो है लो हो जाती है। भाई फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आप करोगे किसी भी एम्प्लॉय का, एक साल परचेज मैनेजर, एक साल सेल्स, एक साल मार्केटिंग, तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो ही जाएगी। तो क्लास वी हैव डिस्कस्ड the topic recruitment in detail, then the internal sources of recruitment, their type, transfer and promotion, then the merits and the demerits of internal source of recruitment. Now class, if you're having any doubt in this topic, then you can mark it in the comment box.